गुड मॉर्निंग एट क्लास। मैं रेनू मैम। बेटा आज हम पार्ट 9 फारूक नगर की सैर पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर फारूक नगर के बारे में बताया गया है कि इसका निर्माण किसने किया था, इसकी नींव किसने रखी थी और किस प्रकार से इसका फिर से पुनरुत्थान किया गया था। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस पाठ में 18वीं शताब्दी के आरंभ में बसाए गए फारूक नगर नामक नगर के विषय में जानकारी दी गई है, जिसका पुरातत्व विभाग द्वारा पुनरुत्थान किया गया तथा जो दिल्ली के निकटतम होने के कारण पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बन गया। इस नगर की नींव मुगल शहजादे फारुखसियर ने 1711 ईस्वी में रखी थी। दुर्भाग्यवश फारुखसियर बचपन में ही रोगग्रस्त रहा था, अतः कुछ ही वर्षों के शासन के पश्चात अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। इस नगर का निर्माण पूरी तरह लगभग 15-20 वर्षों बाद ही हो पाया था। तो फारूक नगर है वो हरियाणा प्रांत में गुरुग्राम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मुगल कालीन नगर है, जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक खंडरों के रूप में था। पुरातत्व विभाग ने इस नगर को नया रूप देने के लिए अनेक पैर उठाए, कदम उठाए। अब इस नगर को देखने वाले पर्यटकों की भीड़ वहां आने लगी है। राकेश का परिवार भी इस नगर को देखने हेतु पिछले रविवार गया था। आइए राकेश से इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो एक लड़का है राकेश, उसका परिवार देखने गया था, तो उसी ने इसके बारे में बताया। प्रातःकाल का अल्पाहार करने के पश्चात अपनी कार में बैठकर हमारा परिवार फारूक नगर पहुंच गया। कार से उतरकर हमने नगर के चारों ओर दृष्टि डाली तो हम सब विस्मित रह गए, यानी आश्चर्य में रह गए। पिताजी कितना सुंदर रहा होगा यह नगर, अपने समय में मैंने अपने पिताजी से कहा। निसंदेह बेटा राकेश, चलो इस नगर के विषय में किसी गाइड से बातचीत करके विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाए, पिताजी ने कहा। तो वो लोग फारूक नगर देखने जाते हैं और देखते हैं कि ये जो अब इस हालत में है तो पहले ये कितना सुंदर रहा होगा। आगे बताते हैं, शीघ्र ही हमने एक गाइड से संपर्क किया तो हमें इस नगर के इतिहास के बारे में बताना आरंभ किया। उसने बताया कि इस नगर की नींव 1711 ईस्वी में तत्कालीन मुगल राजकुमार फारुखसियर द्वारा रखी गई, परंतु इसका निर्माण तत्कालीन मुगल सम्राट के एक दरबारी ने करवाया था। उस दरबारी का नाम फौजदार खान, वह इस क्षेत्र का जागीरदार रहा था। 1738 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे नवाब की उपाधि प्रदान की थी। फौजदार खान ने इस नगर का निर्माण करने के पश्चात 1733 में वहां एक शीश महल बनवाया था, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। फौजदार खान के उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नवाबों के रूप में लगभग 120 वर्ष तक राज्य करते रहे, परंतु 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 1858 में यह क्षेत्र अंग्रेजी राज्य का भाग बन गया। पिताजी ने गाइड से कहा, यह तो हुआ इस नगर का इतिहास। अब आप हमें वहां के दर्शनीय स्थान दिखाने की कृपा करें। कि ये तो आपने नगर के बारे में बता दिया, फारूक नगर के बारे में, अब हमें इसकी बाकी जो जगह हैं घूमने की उनके बारे में बताइए। जी जनाब कहकर गाइड सर्वप्रथम हमें शीश महल के समीप ले गया और बोला, 1858 ईस्वी में नवाबों के पदच्युत हो जाने के कारण इस शीश महल की दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई तथा आधे से अधिक मिट्टी में दब गया। कुछ वर्ष पहले हरियाणा पुरातत्व विभाग ने इसका पुनरुत्थान करने की योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप इसकी खुदाई के पश्चात इसे नया रूप दिया जा रहा है। कि इसके जो नवाब थे उनके हट जाने के बाद में शीश महल है, इसकी दशा बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। पुनरुत्थान का होता है नवीनीकरण, इसका किया जा रहा है, यानी दोबारा से इसका उद्धार किया जा रहा है। शीश महल का निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रयुक्त होने वाला पेयजल एक बावली से आता है, जिसे अली घोष खान की बावली कहा जाता है। शीश महल के नीचे भूगर्भ में के तहखाने में भी बने हुए हैं। गाइड ने बताया कि ग्रीष्म के महीनों में यानी गर्मी के महीनों में नवाब अपना दोपहर का समय इन्हीं तहखानों में बिताते थे। कि वहां पर बताया कि जो पानी है वो बावली से आता है और साथ साथ में यहाँ पर जो शीश महल है इसके नीचे गर्भ यानी अंडरग्राउंड में है तहखाने हैं, जहाँ पर गर्मियों में नवाब है जो वहीं पर अपना समय बिताया करते थे। शीश महल के भीतर नवाब द्वारा प्रजा से भेंट करने हेतु एक विस्तृत हॉल है, जिसे दरबार ए आम कहते हैं।
शीश महल के अंदर ही नवाब द्वारा जो प्रजा से भेंट करने के लिए हॉल था कि जहां पर वो प्रजा से भेंट करते थे, उसको दरबार-ए-आम कहते थे। खुदाई के फलस्वरूप इस हॉल के सामने एक फव्वारा भी मिला है और खुदाई के फलस्वरूप ही जब खुदाई कर रहे थे तभी वहां पर हॉल के सामने एक फव्वारा भी मिला है। इस फव्वारे में पानी भूमि के नीचे बने जल मार्गों द्वारा पहुंचता था। यह पानी एक कुएं से आता था जो कि शीश महल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर 8 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पानी है वो कुएं से आता था जो शीश महल है उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर और 8 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पानी कुएं से निकालकर एक हौज में डाला जाता था तथा वहां से बहकर जल मार्गों द्वारा फव्वारे तक पहुंचता था। कुएं से पानी निकालने हेतु सेवक रखे गए थे। शीश महल को देखने के पश्चात हम गाइड के मार्गदर्शन में छतरी देखने चले गए। छतरी की छत पर की हुई चित्रकारी देखकर हम चकित रह गए। उस पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित रखने वाले चित्र बहुत ही सुंदर चित्रित अंकित थे। इसके बाद में वो छतरी देखने के चले गए कि वहां पर उसमें क्या था कि जो छतरी थी उसके अंदर बहुत ही अच्छी चित्रकारी कर रखी थी और वो चित्रकारी श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित थी। छतरी का भी पुनरुत्थान कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे शीश महल के दरबार-ए-आम और फव्वारों का हो चुका है। छतरी दिखाने के पश्चात गाइड हमें दिल्ली गेट दिखाने ले गया और फिर उसके बाद में हम दिल्ली गेट देखने गए। उसने बताया कि नगर के चारों कोनों पर 4 गेट बने हुए हैं। जो दिल्ली गेट है कि वो नगर है दिल्ली, उसके चारों कोनों पर 4 गेट बने हुए हैं। इनमें से केवल दिल्ली गेट ही वर्तमान है, जबकि शेष तीनों गेट गिरकर खंडर बन चुके हैं। कि बाकी 4 गेट बनाए थे जिनमें से 3 हैं वो खंडर बन चुके हैं, लेकिन एक बस दिल्ली जो गेट है वो ही मौजूद है। नगर में एक मंदिर भी था जिसे देखने हेतु पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी और नगर में एक मंदिर भी था जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। गाइड ने हमें यह बताया कि इस नगर में लोगों को प्राचीन काल से ही चला आ रहा व्यवसाय मुड्डे बनाना है। गाइड ने फिर बताया कि यहाँ जो इस नगर के फर्रुख नगर के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से ही उनका जो व्यवसाय है वो मुड्डे बनाना है। वे भांति भांति के सुंदर मुड्डे बनाते हैं तथा पर्यटन उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। हम भी अपने साथ 4 मुड्डे खरीद कर लाए हैं। अब तक मुड्डे जानते बेटा जिन पे बैठते हम। अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे तथा भूख के कारण हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। अतः घर से लाया हुआ भोजन हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर खाया और कुछ देर विश्राम किया। लगभग 4 बजे हमने एक निकटस्थ दुकान पर बैठकर चाय पी और तत्पश्चात कार में बैठकर घर लौट आए। रविवार का यह भ्रमण कार्यक्रम सचमुच अत्यंत आनंददायी रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां की सारी चीजों के दर्शन देखा और फिर खाना खा के शाम की चाय पी के वो वापस अपने घर को लौट आए। अब है इसकी शब्दावली यानी अर्थ सहित कठिन शब्दावली। पुनरुत्थान, नवीनीकरण, पर्यटक, सैलानी, रोगग्रस्त, बीमार, अल्पायु, छोटी आयु, खंडर, अवशेष, पर्यटन, भ्रमण, अल्पाहार, नाश्ता, विस्मित, चकित, तत्कालीन, उस समय का, उपाधि, पदवी, उत्तराधिकारी, वारिस, दर्शनीय, देखने योग्य, पच्युत जो अपने पद या दर्जे से हटा दिया गया हो, भूगर्भ भूमि के नीचे, मार्गदर्शन राह दिखाना, कालांतर कुछ समय बाद, व्यवसाय रोजी कमाने का साधन, निकट, समीपस्थ, निकट यानी जो सबसे पास में हो। तो बेटा ये शब्दार्थ है वो आप नोट करोगे नोटबुक में और चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू। Class, this is Manju ma'am, your maths teacher. So in the previous class we completed our exercise 7.1 and in chapter 7 we have factorization of the algebraic equation to how to factorize, मतलब कि हमें उनको क्या करना है, डिवाइड करना है टुकड़ों में। मतलब कोई एक algebraic equation होगी और उसको हमें क्या करना है, 2 या 3 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड। in the previous exercise we use identities and factorize the algebraic expression that are given in the question. So in the next exercise, before exercise 7.2 there are some concepts that you have to do in your notebook. So that are, so first one is
एल्जेब्राइक ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या थी हमारे पास, जिसमें 3 टर्म्स होती है, ठीक है, 3 टर्म्स मतलब कि प्लस साइन या माइनस साइन उससे डिफ्रेंशिएट होती है, तो प्लस साइन से हमारे पास यहाँ डिफ्रेंशिएट है, और 1, 2 और 3 टर्म्स है, ठीक है। इनके लिए हमारे पास क्या होता है, 4 एल्जेब्राइक ट्राइनोमियल्स होता है, मतलब कि यहाँ पे इक्वेशंस क्या हो सकती है, 4 टाइप्स में हो सकती है। एक हमारे पास टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि क्या हो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो प्लस बी एक्स हो, मतलब बी और एक्स की टर्म्स में हो प्लस सी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो b है इसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, दैट आर b1 एंड b2 सच दैट b1 और b2 का हमारे पास सम क्या होना चाहिए, इक्वल b होना चाहिए, ठीक है। इस b को हमें कैसे टुकड़ों में डिवाइड करना है, b1 और b2 में, दैट आर कि b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b हो, एंड सेम b1 जो है b1 को मल्टीप्लाई b2 से करने पर हमारे पास c होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ 8 जो है इसको डिवाइड करा हमने 6 प्लस 2 में, मतलब b1 6 है और b2 2 है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 देखना है, अदरवाइज नहीं होगी ये टर्म, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ क्या है माइनस हो अगर हमारे पास x वाले कोफिशिएंट का के आगे, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस b1 और माइनस b2 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस b के इक्वल, ठीक है। मतलब जो भी हम नंबर्स लेंगे उन दोनों का क्या होना चाहिए, माइनस माइनस में क्या होता है, वैल्यूज का प्लस ही होता है ना, एडिशन, लेकिन क्या होता है सिर्फ माइनस साइन आगे लग जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही सेम करना है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे अब माइनस वैल्यूज लग जाएंगी, और उन दोनों का माइनस b1 और माइनस b2 का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, c, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ क्या है, देखो जैसे एग्जाम्पल है -7, तो 3 और 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इससे भी, तो -4 -3 क्या हो गया हमारे पास, -7 हो गया, और 12 को अगर हम 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, और माइनस माइनस प्लस साइन बन जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी में हमारे पास क्या है, b के आगे तो प्लस साइन है, लेकिन c में क्या है अब हमारे पास माइनस है, तो इस केस में कैसे फैक्टर्स बनेंगे, b1 और b2 में होंगे, लेकिन उनका रूल क्या होगा, b1 अगर ग्रेटर है b2 से, दैट इज b1 इज पॉजिटिव एंड b1 इज नेगेटिव, सो b1 माइनस b2 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, क्योंकि एक माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में क्या बना देता है, उसको माइनस बना देता है c, ठीक है। इन केस अगर हमने b2 को ग्रेटर लिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b2 माइनस b1, बिकॉज अगर हमने b2 ग्रेटर यहाँ पे माइनस में लिख दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगा जो आंसर आएगा, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन बन जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो देखो जैसे 10y है, तो 10y में हमने यहाँ पे 16 और 6 के फैक्टर्स बनाए हैं, बिकॉज 96 को हमें देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे हमारे पास इसके फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन करके क्या बनाए हमारे पास 96, सो 16 और 6। इन केस अगर हमने यहाँ पे 6 को पहले ले लिया और 16 को बाद में, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, बट हमारे पास क्या है यहाँ प्लस साइन, तो उसको खोलने के बाद भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो b1 को क्या लेना है, ग्रेटर, और b2 को लेसर, in case we write in the form of b1 minus b2, or in case we want to write in the form of b2 minus b1, then b2 is greater ले सकते हैं हम, ठीक है। in the next one both of the signs are negatives, both of the sign मतलब कि यहाँ पे b के आगे भी नेगेटिव है और c के आगे भी नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होता है, b1 और b2 में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 इज लेसर देन b2, और b1 माइनस b1 प्लस b2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ क्या करा है इन्होंने, b1 इज लेस देन b2, मतलब कि b1 नेगेटिव और b2 को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, जिससे क्या हो जाए, माइनस साइन कैसे बना सकते हैं हम, किसी भी वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर दें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइन डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है, दोनों साइन डिफर हो गए तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन किसका लगाते हैं, जो बिगर टर्म के आगे होता है, तो बिगर टर्म वाली वैल्यू को हमने क्या ले लिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास तो 110 जो है वो 11 10 जो होता है, और 11 और 10 को अगर हम वो करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, लेकिन वो माइनस में आना चाहिए, तो हमने बिगर टर्म के आगे क्या लगाया, माइनस, और स्मॉलर टर्म के आगे क्या लगाया, प्लस, ताकि क्या हो, ओवरऑल साइन क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ठीक है, क्योंकि बिगर टर्म वाला साइन ही आंसर में लगता है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -110 भी आना चाहिए। अब इन दोनों में से देखो, फॉर एग्जाम्पल हम 11 माइनस 10 भी कर सकते थे, ठीक है, और उसका मल्टीप्लीकेशन भी तो 110 आ सकता था, लेकिन 11 माइनस 10 करते तो वहां पे क्या आ जाता, +1 आ जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेथड, एंड देयर इज एक्स्ट्रा वन, दैट इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव ax² + bx, मतलब यहाँ पे अब यहाँ a का भी कोफिशिएंट है, और वो क्या है, a,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, b1 और b2 तो डिवाइड होंगे, वही सेम b1 प्लस b2 इक्वल टू b होना चाहिए, लेकिन अब जो प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का वो किसके इक्वल होना चाहिए, a और c के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ठीक है, b1 और b2 का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, a और c के इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स डू अवर एक्सरसाइज 7.2। हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 12 क्या फॉर्म बन गई, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्या था हमारे पास, b1 और b2 का सम किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल, और b1 और b2 का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, c के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करना है हमें 2 पार्ट्स में, दैट आर कि सम क्या हो उनका 7 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो 12। ठीक है, सो 12 के लिए हमारे पास 3 और 4 देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करते हैं, 2 और 6 होंगे, लेकिन उन दोनों का प्लस करने पे क्या होगा, 8 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 ही होंगे। ठीक है, 3 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली हो जाएगा, तो x² प्लस 3x प्लस 4x, या हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 ऑफ x एंड प्लस 3 इंटू 4 हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इनको लिख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस कितना हो गया यहाँ पे 12 बन गए फैक्टर्स तो हमारे पास। चलो इसको भी 3 और 4 में ही काउंट कर लेते हैं। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दो टर्म्स को हम वो करते हैं, दोनों टर्म्स में यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, सिर्फ x कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या हो गया 3। यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो नहीं है यहाँ पे, 3 भी नहीं है यहाँ पे, 4 ले सकते हैं दोनों से कॉमन, प्लस साइन लगाएंगे, 4 कॉमन दिया यहाँ पे, यहाँ क्या रिमेन रहेगा x और यहाँ पे क्या है प्लस साइन और देन 3। ठीक है, अब यहाँ देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों कॉमन आ सकते हैं बाहर, तो x प्लस 3 हमने ले लिया और यहाँ अंदर क्या बच गया x प्लस 4। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या है यहाँ पे 7x और 12, तो मतलब 7 और 12 को क्या दो डिवाइड करने हैं 2 इक्वल पार्ट, सॉरी 2 पार्ट्स में, दैट आर सम ऑफ द पार्ट्स विल बी इक्वल्स टू b मतलब 7 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द पार्ट्स विल बी इक्वल्स टू 12 दैट इज c। ठीक है, तो 3 और 4 ही थे हमारे पास, जिनसे क्या हो रहा था 7 भी बन रहा था और उनका मल्टीप्लिकेशन 12 होता था, 3x प्लस 4x हो गया और प्लस 3 इंटू 4 लिख सकते हो उसको, जो फैक्टर्स में डिवाइड करा तो x² प्लस ये x क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 4x हो गया। 2 टर्म्स को हम क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते, ग्रुपिंग में कर लेते, तो यहाँ से क्या हो रहा है x कॉमन आ रहा है, x हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ क्या हुआ, इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा x ही बचेगा, और यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे x कैंसिल आउट और 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस साइन करते हैं, आगे जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देते हैं, यहाँ लेकिन प्लस साइन ही लगाते हैं। ठीक है, प्लस हो गया 4 यहाँ कॉमन आ सकता है दोनों, क्योंकि यहाँ x का फैक्टर नहीं है, सॉरी x की वैल्यू नहीं है, तो 4 ही हो गया कॉमन, और यहाँ क्या हुआ इससे डिवाइड करेंगे 4 कैंसिल आउट, x हुआ प्लस 3 और 4 में क्या हो जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या है हमारे पास x प्लस 3 कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिया, जब हम इनसे डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये टर्म पूरी कैंसिल आउट, x बचेगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे पूरी कैंसिल आउट 4 होगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इज सो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास सेम x² प्लस bx प्लस c वाला, तो थर्ड करते हैं ट्राई, उसको आप खुद से करना, वहाँ 5 और 6 है, उसमें 3 और 2 के फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन में अब हमारे पास क्या है माइनस और माइनस दोनों साइड माइनस है, मतलब कौन सा अभी है वो जो फोर्थ करा था हमने। ठीक है, जिसमें क्या था b1 और b2, मतलब कि यहाँ पे क्या करा था, अब हमने माइनस लेना है, तो माइनस b1 प्लस b2, और ये b1 क्या है अब हमारे पास, दिस वन इज ग्रेटर देन b2, और इसके बाद क्या था माइनस b1 मल्टीप्लाई b2 क्या आ रहा था हमारे पास माइनस c के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ रहा था माइनस और b के इक्वल। ठीक है, तो मतलब हमें इन दोनों में क्या वैल्यूज लेनी है, फैक्टर्स तो लेने हैं, लेकिन जो बिगर टर्म है उसके आगे हमें क्या लगाना है माइनस साइन लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं 2 को करना है हमें, मतलब किसी में से माइनस करके 2 फैक्टर बनाना है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 24। ठीक है, 2 से वो करते हैं 2 और 12 का मल्टीप्लिकेशन होगा 24 में, लेकिन 2 और 12 में क्या हो जाएगा डिफरेंस करेंगे तो 10 होगा, ये हमारे पास 10 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं 3 और 8, 3 और 8 में माइनस करने पे क्या होगा 5, जो कि हमारे पास यहाँ नहीं है। देन 4 और 6, 4 और 6 में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 6 24 होता है, 4 6 में से हम अगर माइनस करेंगे 2 आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाना क्या है हमें, माइनस ऑफ 6 लिखते हैं और प्लस ऑफ 4 लिखते हैं। ठीक है, प्लस तो यहाँ रहेगा और यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, x हो गया, माइनस क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करनी है बिगर टर्म के आगे माइनस लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए यहाँ पे ओवरऑल माइनस साइन हो जाए। ठीक है, और प्लस यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई -4, सॉरी +4।
ठीक है, हो गया फैक्टर्स। तो अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है x², इनसे मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा प्लस 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई विद 4। ठीक है, अब अगेन टू टर्म्स को हम क्या करते हैं, कॉमन वो करते हैं, तो यहाँ से सिर्फ x होगा, क्या हो जाएगा x -6 हो गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में से 4, यहाँ x मिल जाएगा और यहाँ पे 6, यहाँ x -6 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x -6, जो रिमाइंडर रह गया वो जो रिमेनिंग रह गया x, और यहाँ पे क्या प्लस और 4। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर ऑफ that question. So student, that is all for today. Rest of the questions we try in the next class. Thank you. Have a nice day. Thanks students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 25th chapter named Earthquakes in reading, and do the short question answer of this chapter also. Today we do the long question answer of this chapter. Now let me start our class. Our first question is, how does an earthquake occur? कि earthquake कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं. The earthquake occur when the tectonic plates under the surface of the earth move against each other along देयर बाउंड्रीज. कि अर्थक्वेक कब आते हैं, भूकंप कब आते हैं, भूकंप तब आते हैं जब जो प्लेट्स होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तब भी बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं. एक तो स्मॉल प्लेट है, एक बिग प्लेट है, दूसरा एक ओशियनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है. तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे की मतलब कि दूर जाएंगी तो भूकंप थोड़ी आएगा. जब कोई चीज आप अपनी कॉपी को लो, ठीक है, आप है ना 2 कॉपी लो या 2 आप कोई ऐसे पत्थर लो और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ यूं फेंक के मारो, ठीक है, जब वो आपस में टकराते हैं तो एकदम से आवाज भी उठती है और थोड़ी सी मतलब आप जो देखते हो उनमें कंपन भी होती है, लेकिन जब वो दूर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, ओशियनिक एंड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जब पास आती हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर प्रेशर पैदा होता है. ठीक है, जब आप 2 चीजों को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो प्रेशर लगेगा. When 2 plates move towards each other, an immense pressure is created in the surrounding stratas. और क्या होता है कि स्ट्रेटा का मतलब होता है जो आसपास में जो जगह होती है, ठीक है. तो जब वो आते हैं, जब वो जो किनारे उनसे मिलते हैं तो उसके अंदर जब वो समान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे एक ऐसा टाइम होता है जब वहाँ पे प्रेशर पैदा हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है फिर दिस प्रेशर गैट्स रिलीज्ड. और जब ये प्रेशर, भाई प्रेशर बनेगा, आप कुकर है आपके घर पे, आप उसके नीचे आग लगाते हो, ठीक है, गैस को जलाते हो. जब उसको जलाने के बाद जब उसके अंदर गैस बनती है तो जब वो मतलब गैस इतनी ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है, सीटी के द्वारा उसको बाहर निकालता है. तो अर्थ के अंदर जब इतना सारा प्रेशर पैदा हो जाएगा, जब ये एक दूसरे को पुश करेंगी तो, और अंदर सारा मोल्टन मटेरियल है, तो प्रेशर जब पैदा होगा तो उसको भी तो अर्थ पे आने के लिए जगह चाहिएगी. तो जब अंदर प्रेशर पैदा हो जाता है तो वो क्या करता है, रिलीज करता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स और सीस्मिक वेव्स. तो क्या होता है कि शॉक वेव्स या सीस्मिक वेव्स के द्वारा वो अर्थक्वेक के रूप में बाहर आती है. तो जब अंदर प्रेशर बन जाता है तो उस भाप को निकलने के लिए अर्थक्वेक भी क्या है, कुछ जो PSL वेव्स हैं ये, तो वेव्स जब उठती हैं तो आपने देखा होगा पानी के अंदर जब हम एक कंकर मारते हैं तो उसमें भी वेव्स चलती हैं, तो वही वेव्स होती हैं. तो प्रेशर बनने के कारण जब अंदर इतना सारा प्रेशर हो जाता है तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ रिलीज होता है और अर्थक्वेक महसूस होता है. ठीक है, आपने देखा होगा अर्थक्वेक जब आता है जब अपनी अर्थ शेक होती हुई आपको नजर आती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने चाहिए। तो क्या है, चेक योरसेल्फ एंड अदर फॉर इंजरीज, कि खुद को भी और दूसरों को भी चेक करना चाहिए कि कहीं किसी को चोट तो नहीं आई है, ठीक है। चेक वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर डैमेज, कि हमें गैस, वाटर और इलेक्ट्रिक लाइंस चेक करनी चाहिए कि कहीं उनमें डैमेज तो नहीं हो गया। मान लो पानी की में लीकेज हो जाएगा तो पानी पानी हो जाएगा सब कहीं, अगर गैस की में लीकेज हो जाएगा तो पूरा आग लगने का डर रहेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस अगर टूट फूट जाएंगी तो उनसे हमें करंट लगने का डर रहेगा। टर्न ऑन रेडियो, रेडियो को हमें ऑन रखना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि भूकंप किस जगह पे आ रहा है और कितनी तेजी से आ रहा है। मान लो पहले ही कोई चेतावनी अगर दी जाती है या कोई सेफ्टी के लिए कोई प्रोसेस की जाती है तो उसका हमें फिर पता लग जाता है। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, कि हमें बिल्डिंग से स्टे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्यों हमें है ना खुले में जाके खड़ा हो जाना चाहिए। अगर हम बाहर जा सकते हैं तो हमें बाहर चले जाना चाहिए, और अगर हम रूम के अंदर ही रहते हैं तो हमें रूम में भी कोई स्टडी टेबल हो या कोई ऐसा बेड वगैरह हो तो हमें उसके नीचे अपने घुटनों में, मैंने कल जब आपको चैप्टर रीड कराया था तो बताया था कि घुटनों में पैर और आंखों को सेव करना चाहिए ताकि हम जो भी कोई डैमेज हो रहा है उससे बच सकें। स्टे अवे फ्रॉम बीचेस, जो बीचेस होते हैं मतलब समुद्र के जो किनारे होते हैं हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो लहरें, पानी की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ जाती हैं। कई बार जो सुनामी वगैरह आते हैं वो भी इसी कारण से आते हैं, तो हमें उस टाइम पे बीचेस से दूर रहना चाहिए। कॉलिंग फॉर हेल्प, हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। एंड स्टेइंग काम, और हमें शांत रहना चाहिए, ये नहीं कि हम शोर मचाना स्टार्ट कर दें, इधर उधर भागना स्टार्ट कर दें, नहीं, हमें शांति से खड़ा रहना चाहिए और हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए अगर हमें जरूरत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर अर्थक्वेक जोन्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आपको एक रफली बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे 5 मतलब अर्थक्वेक की 5 जोन्स होती हैं, जिनमें 4 तो मेजर जोन्स हैं, ठीक है, और 5 वो है जो कभी कभी कहीं कहीं भूकंप आते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जो 4 जोन्स हैं 5, 4, 3 और 2 ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। तो हम अपना आंसर करते हैं अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, भारत के अंदर भूकंपीय जोन। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये आपके सामने सिंबल्स हैं। जो सबसे डार्क है वो जोन 5 है, सबसे हाईएस्ट जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, हाई रिस्क। फिर है 4th जोन हाई है, 3rd मॉडरेट, एंड जो 2nd है वो लीस्ट एक्टिव है, मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत वहां पे भूकंप आता है। तो जो ये 4 जोन्स हैं ये ही इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। आपको मैप में दिख भी रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि जो भी अपना ईस्टर्न एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। उसके बाद ये है बिहार का कुछ एरिया है, उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू एंड कश्मीर में है, गुजरात में है। तो ये है हाई रिस्क की जोन्स, ठीक है, आप इनके अकॉर्डिंग लिख सकते हो क्योंकि ये पूरी तो हिमालयन बेल्ट है, ये पूरी हिमालयन बेल्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक गुजरात का थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे हाई रिस्क जोन है, ठीक है। उसके बाद जो हाई है वो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में है, इधर बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया। तो ये सारे किसके हैं, फिर हाई रिस्क जोन के, सॉरी हाँ। फिर उसके बाद है मॉडरेट, तो ये वाला जो कलर है ये पूरा मॉडरेट। तो आपको एक मैप लेना है, मैप के अंदर आप अगर ये कलर भी नहीं कर सकते, या तो आप कलर कर लेना ऐसे ही, या आप कलर नहीं कर सकते तो आप कम से कम स्टेट्स के नाम तो लिख सकते हो। तो जिन स्टेट्स के अंदर हाई है तो यहाँ पे आप पूरा इसको 5 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि आप कलर कर लो तो ज्यादा बेटर है, कलर से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है।
तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि आप आंसर कैसे मेंशन करोगे अपनी नोटबुक में, तो आप करोगे जोन 5 वेरी हाई रिस्क एंटायर हिमालयन बेल्ट, ठीक है, एंटायर हिमालयन बेल्ट। जोन 4 है हाई रिस्क कच्छ इन गुजरात द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। जोन 3 है मॉडरेट सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान यूपी महाराष्ट्र की, कुछ भाग हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का और महाराष्ट्र का, कुछ कुछ भाग है इनका। जोन 2 है लीस्ट एक्टिव वेस्ट एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, और जोन 1 आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड these questions very well and the map also. Read the chapter again and again and write these questions in your fair notebook of SST. Thank you. Have a nice day. Students, welcome to our YouTube channel. Today this is for class 8 students. So today I will start with the exercise of active voice converted to passive voice. Now students, let's start. On the basis of rules, we have to just convert these sentences in passive voice. तो हमें इन sentences को, ये active voice में हमें given है और इनको हमें passive voice में convert करके इन sentences को complete करना है. Now students, let's start with first sentence. First sentence is the manager called off the meeting. तो इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका सेंटेंस का आंसर होगा द मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय द मैनेजर. हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन दिस सेंटेंस? यू हैव टू राइट इट डाउन दिस सेंटेंस लाइक दिस. यू हैव टू राइट इट डाउन द मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय द मैनेजर. जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके वी आर मेकिंग द सेंटेंस रीमेक. यू हैव टू राइट इट दिस सेंटेंस, rewrite this sentence like this. Now let's look on the second sentence. Second sentence is the forest fire destroyed the whole village. तो इस सेंटेंस को आप वही सेम करेंगे. द होल विलेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. द होल विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेस्ट फायर, कि जो फॉरेस्ट में फायर हुई थी यानी कि जो आग लगी थी उसकी वजह से पूरा विलेज, पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था. लाइक दिस यू हैव टू राइट इट डाउन फॉर द थर्ड सेंटेंस ऑल्सो. ब्यूटिफुल एनिमल्स रोम द सावना. तो द सावना वॉज द ब्यूटिफुल animals roam. The savannah was roamed by the beautiful animals. So like this sentence, like this students, you have to rewrite these sentences in passive voice. Now rest of the sentence you can able to do it with on your own way. So students, you have to do it on your own. 2 sentences I have done, remaining sentence you have to do. So students, rules for conversion from active to passive voice in various tenses. अब हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेंसेज हैं. यू कैन सी हेयर वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेज. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ एक्टिव वॉइस में क्या होता है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब समटाइम्स विद एस और ई एस. अब जो हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज़ सिद्धार्थ प्लेज द गिटार. जो इसमें वर्ब है प्ले, उसके साथ हमने एस पुट किया है. इन एक्टिव वॉइस यूजिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now how we are going to change this sentence in the simple present tense को जब हम change करेंगे passive voice में, तो how we are going to change it? We are using is mr plus second form of the verb use करके हम इस sentence को passive voice में change करेंगे. The guitar is played by Siddharth.
जैसे अभी हमने बुक एक्सरसाइज में अभी जिस दो जो सेंटेंसेस हमने किए हैं वो ऐसे ही किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही किए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, द गिटार इज प्लेड बाय द सिद्धार्थ। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हाउ, आपको पता है कि इसका रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऐसे करते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब को एक्टिव वॉइस में होते हैं, तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। सिद्धार्थ इज प्लेइंग द गिटार, ये सेंटेंस तो हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग, हम बीइंग वर्ड का यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द गिटार इज प्लेड बाय द सिद्धार्थ, द गिटार इज प्लेड बाय द सिद्धार्थ। इसमें जो हमने हमारी जो वर्ब थी उसको हमने सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया बाय एडिंग बीइंग, इज एम आर का यूज़ किया है और हमने क्या प्लस कर दिया इसमें, बीइंग प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट में चेंज किया है और जो ऑब्जेक्ट था उसे हमें सब्जेक्ट में चेंज किया है। नाउ फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हमारे पास। इसमें सिद्धार्थ हैज़ प्लेड द गिटार। अब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं तो हमने हैज़ का यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। हमें ये भी ध्यान रखना है, हर चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है इसमें कि सिंगुलर सेंटेंस है या प्लूरल सेंटेंस है, उसको किस में चेंज करना है, कौन से टेंस का है ये, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। अब हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है क्योंकि सिंगुलर सेंटेंस चल रहा है हमारे पास, सिद्धार्थ हैज़ प्लेड द गिटार। नाउ इन द पैसिव वॉइस हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट, द गिटार हैज़ बीन प्लेड बाय सिद्धार्थ। इसमें हैज़ ऑलरेडी हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब है जो, इसके साथ हम बीन यूज़ करेंगे, BEEN बीन। आपने रूल्स में भी पढ़ा है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का यूज़ करते हैं। हैज़ बीन प्लेड बाय द सिद्धार्थ, यानी कि इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। इन ऑल द टेंसेज स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे इन ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको जो हमारी वर्ब है गिवन उसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना के तब चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता है हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, उसके साथ बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में हमें जो वर्ब गिवन है उसके साथ ING पुट किया हुआ होगा। और इसको हम चेंज कैसे करेंगे, सी सिद्धार्थ हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। हम इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी this kind of tenses we are not going to change this in the passive voice। ये kind of tense हमारा passive voice में change नहीं हो सकता। इन सारी बातों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ फॉर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है कि हमें ऑलरेडी जो फॉर्म होती है हमारी वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिद्धार्थ प्लेड द गिटार। अब इस फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे सिंपल पास्ट को हम,
इसमें हम पुट करेंगे वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल टेंसेस। सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज करेंगे वर्ब को और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें सिंगुलर है, द गिटार वॉज प्लेड बाय सिद्धार्थ। So students, I am not going to confuse you by telling all the kinds of tenses in a one go. So I will tell you only four kinds of tenses that we are completed with the only present tense, that is simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. You will just look after these four kinds of tenses and do the book exercise in your fair notebook. So students, you also revise this rules which are given in your book on page number 106. I hope you understand this phenomena and the rules which I told you. Thank you students. Good morning dear student of class 8. This is Vinita ma'am. Student, as you know that we are continuing our syllabus and I am going to tell you in chapter 18, that is the pollution of air and water. In this video we will discuss what are the air pollution, what are the water pollution, what are their sources, and so many more things in our upcoming videos. But in today's video I will firstly tell you I will give you an introduction of the water pollution and air pollution. So let's start our today's content. So students, firstly we will discuss about our two topics, that the pollution and air pollution. So students, this is the chapter 18, that here is a few outlines about this chapter: pollution, air pollution, water pollution. Okay, so air pollution and water pollution are the basic two main topic that we are going to study in this chapter. And firstly I will tell you that what is the pollution. Student, you know अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, आपने देखा होगा कि वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि कोई भी अनफॉरेन सब्सटेंस या जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या हमारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो कि हमारे चीज़ों के लिए, वाटर के लिए और एयर के लिए अच्छे नहीं होते, गेट मिक्स विद द एयर और वाटर, दैट कैन बी सेड दैट द एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. All living things depend on natural resources like air and water for their survival. Besides survival, there are several other uses of both. Now we will study that we have read about the importance of these resources in previous classes. However, while using them, we human beings become so selfish and unconcerned that we do not use them judiciously. This leads to the many problems in the environment. The quality of air which we use has degraded and the people suffer from respiratory disease and become sick. The main reason behind such problem is increasing air water pollution. Let us first understand what pollution is. Student, I have already tell you that before discussing any content, firstly we would know about the topic that what is the pollution. Pollution क्या होता है student? पॉल्यूशन स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या अनयूज्ड, मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे उस एयर और वाटर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मींस उसको पोल्यूट गंदा कर देता है, हमारे यूज़ के लिए नहीं रहता है वो, सो दैट थिंग कैन बी सेड दैट द पोल्यूशन. ओके, आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं वो सब किसी न किसी तरीके से एयर एंड वाटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग दैट नीड फॉर देयर सर्वाइवल. बिकॉज एयर वाटर के बिना स्टूडेंट लाइफ पॉसिबल नहीं है, ना हम बिना पानी के रह सकते हैं, ना हम बिना हवा के रह सकते हैं. सो अगर हम ओनली सर्वाइवल की बात करें तो इसके अलावा भी हम बहुत से अदर रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और मतलब किस तरीके से हमें मिलते हैं. वी ऑलरेडी हैव discussed in our previous class and also in our SS subject you came to know that what are the resources. आपको पता है, आप वहाँ से नॉलेज लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनका किस टाइप से यूज़ करना चाहिए. मीन्स ये है कि वी शुड यूज़ दैम ऑल्सो बट शुड शेप फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमें उसका यूज़ तो करना चाहिए, साइड बाय साइड हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेफ रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज उसके बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं है
एंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो उनका हमारे फ्यूचर जनरेशन की भी राइट है कि दे शुड नो अबाउट दीज थिंग्स एंड दे मस्ट यूज़, ओके, उनका यूज़ भी करें। तो मेन रीज़न देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी ह्यूमन बींग्स, आपको पता है, दे पीपल आर द सो सेल्फिश, दे यूज़ द थिंग फॉर देयर ऑन पर्पज़, वो अपनी चीज़ों के लिए, दे आर कंसर्न विद ओनली दैम, वो अपने आप से जुड़े हैं, नॉट टू एनीवन एल्स। आप अपने आसपास की चीज़ों को ही देख लें। अगर सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू दैट इफ़ सपोज दैट कि कोई बेनिफिट ही है आपको, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है, ओके, तो आप क्या करेंगे, उस बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए यूज़ करेंगे, आप दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं समझेंगे। बहुत से ऐसे रेयरली, बहुत से केसेस यू कैन सी दैट इन योर सराउंडिंग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू डू लाइक दैट, ओके, बट यू शुड नॉट डू दैट। आपको उस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। मे भी शायद वो आपके बेनिफिट का ना हो, उनके बेनिफिट का ज़्यादा हो, तो लाइक दैट। बट यू नो द ह्यूमन बीइंग इज सो सेल्फिश, वो अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को यूज़ करता है। एंड जब हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली किसी भी चीज़ का यूज़ करने लगते हैं, तो उससे क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। तो देखिए कि अगर सपोज दैट द मेनी प्रॉब्लम इन द इन्वायरमेंट, जब हम चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं तो बहुत सी हमारी इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिग्रेड होने लगती हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर हम एयर की बात करें तो देखिए बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हैं, जिनसे क्या हुआ है कि हमारा जो एयर है उसमें से जो स्मोक वगैरह निकलता है चिमनीज से, तो उसकी वजह से हमारे एयर पोल्यूशन हो रहा है और उससे हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है। उससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ भी होती हैं, लोग से बीमार पड़ जाते हैं। सो ऑल द थिंग दैट इज़ बिहाइंड द एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज़ कि अगर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो दैट ओनली क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बींग ऑल्सो, मतलब ह्यूमन बींग ने ही चीज़ें क्रिएट की एंड दे हैव टू सफ़र, दे हैव टू पे फॉर दैट। सो वी शुड डू द थिंग इन अ गुड मैनर, हमें मतलब चीज़ों को प्रिसाइसली करना चाहिए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। So now we will discuss about the pollution, that the term is given here, the contamination of environment with harmful, toxic and poisonous substance due to certain natural phenomena and human activities is called environmental pollution or simply pollution. Environmental pollution and pollution, the both are the same term. उसमें क्या होता है, environment जो है वो pollute होता है due to some harmful and toxic substance की वजह से। and okay, उसमें कुछ natural phenomena होते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं, सो उसे हम पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पोल्यूशन, पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, पोल्यूटेंट की वजह से। एनी सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। अब हम किसके बारे में बात करें स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्यूटेंट। द पोल्यूटेंट आर द थिंग और द सब्सटेंस दैट पोल्यूट, चीज़ों को पोल्यूट करे, नष्ट करे, खराब करे, दैट इज़ द पोल्यूटेंट। हियर इज़ द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। Pollution is classified on the basis of the following: air pollution, soil pollution, that is the land pollution also, water pollution and noise pollution. You can see the images of all the kind of pollution. Sister, now the topic is about your air pollution. Air pollution क्या होता है? The air around us is a mixture of various gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor. All these gases are present in the air in a particular ratio. If one of the some other unwanted substance are added to air, then an imbalance is caused in the air. Student, क्या होता है कि जो एयर होती है हमारी, वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर, यू नो द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की अमाउंट मेंशन होती है। पूरा 100% एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए नाइट्रोजन 71 एंड लाइक ऑक्सीजन 21, 79, इस तरीके से ये सारे इनकी कुछ क्वांटिटी मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। उसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं पर्टिकुलर रेशियो होता है उनका, एंड अगर उस एयर में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस गेट एडेड टू देम, देन द इम्बैलेंस क्रिएट देयर। ओके, तो कुछ अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इम्बैलेंस क्रिएट होता है एयर में, दैट इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन। नाउ हियर इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन मेंशन। Air pollution is the contamination of air by undesirable particles and gases known as air pollutant. Okay, एयर पोल्यूशन में कंटामिनेशन होता है, मतलब मिलावट हो जाती है एयर के अंदर अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स की, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, कुछ गैसेस की, गैसेस लाइक स्मोक,
आप कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ गैस। वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है एयर में और एज अ एयर पोल्यूटेंट, और कुछ चीज़ों को मतलब एयर को पोल्यूट कर देता है। कुछ इसमें देख सकते हैं आप, डस्ट है, सूट पार्टिकल्स हैं, केमिकल फ्यूम्स, CFCs फुल फॉर्म इज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज मोस्टली जनरेटेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, गीज़र, ACs। आज के टाइम पे लोग बहुत फैशनेबल हो गए हैं, मीन्स लग्जूरियस लाइफ लेते हैं। सो ऑल दिस गेट मिक्स विद द एयर एंड क्रिएट अ एयर पोल्यूशन। So student, here are types of air pollution. The first one is gaseous and the second one is particulate. And now see the gaseous में क्या होता है, gaseous air pollutants में इसमें gaseous state में जो चीज़ें होती हैं get mixed with the normal temperature and pressure, उसे हम gaseous pollutant बोलते हैं, that is SO2, CO2, NO2, CO, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जाती हैं जब मिक्स हो जाती हैं, ये सारी गैसेस फॉर्म में होती है स्टूडेंट। अगर एयर पोल्यूशन के साथ मिक्स हो गए दैट वी कॉल द गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स, ये सारे गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं। द नेक्स्ट इज पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स, वो मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट हो गए। दे में भी इन द सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। जनरली रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड इज देयरफॉर टर्म्ड एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इन्हें हम SPM भी बोलते हैं क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, सो वी कॉल देम इन SPM। वो सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं एंड कॉन्टीन्यूसली उसमें जाके मिक्स होते हैं, रिमेन रहते हैं एंड लाइक दैट। ओके, सो वी हैव डिस्कस द एयर पोल्यूशन एंड टुडेज कंटेंट। नाउ this is your homework for today, you have to do it in your fair notebook. Try to find out, read the chapter. Goodbye student. Today in GK class, I Priyanka ma'am discussed with you chapter number 27, World Vegetation of class 8th. In previous video, I discussed with you chapter number 26, Parliament of the World. So student, today start chapter number 27. Okay. Student, chapter number is 27, World Vegetation. Vegetation होती है वनस्पति, मीन्स जो हरा भरा फॉरेस्ट पार्ट होता है उसको वनस्पति बोलते हैं। तो here some vegetation names are given that are from different regions. Okay, the first one is there are the temperature grassland and shrubland with moderate rainfall. मीन्स जो रेनफॉल होता है वो भी चेंज होता रहता है और टेम्परेचर भी, दोनों भी इस टाइप के जो ग्रासलैंड होते हैं उसमें टॉल ग्रासेस, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज फ्रॉम द मेन वेजिटेशन। एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो ये ग्रासलैंड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। तो स्टूडेंट, इसमें क्या क्या होता है, जो लंबी घास होती है वो हर्ब होते हैं, जिनका स्टीम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है या मीन्स कोमल होता है, और सर्ब होती है जिनका जो स्ट्रॉन्ग स्टीम होता है वो वाले जो पेड़ होते हैं उसको सर्ब बोलते हैं, और हर्ब जिनका कोमल जो स्टीम होता है उसको। तो स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका और दैट आर कॉल्ड पैरेडीज। इनको बोलते हैं घास के मैदान। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज सच एज पाइन्स, ओक, सीडर्स, जुनिपर्स एंड चेस्टनट्स ट्रीज। इसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ये मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं उनमें काउंट होते हैं। सम प्लेसेस इंस्टेड ऑफ ट्री आर स्क्रब वेजिटेशन नोन एज मास्क्यूज। तो ये जो होते हैं इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है उनको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन जो वेजिटेशन होती है वो होती है। नेक्स्ट वन इज 3, those are treeless barren region where grass and lichens and mosses dominate the vegetation. These are found at high elevation in North America, Asia and Europe. इनको बोलते हैं thundras. Next one is this is a type of dry land where soft sedimentary rocks and clay rich soil have been accidentally eroded by wind and water. Canyons, ravines and gullies and huddles and other form of the common here. जो इस टाइप के जो वेजिटेशन एरिया होते हैं वो ड्राई होते हैं, मीन्स वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, ज्यादा क्या होती है रॉक्स, क्ले और बहुत सारे घाटियां, नाले, गड्ढे होते हैं। इस तरह
का जो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर होता है वो होता है इसमें। इनको हम बैडलैंड भी बोलते हैं, मीन्स निष्फल मिट्टी, जो मिट्टी किसी काम की नहीं होती उसको निष्फल मिट्टी या फिर बंजर बोलते हैं। ओके, तो ये बैडलैंड्स होते हैं, इसमें इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर होता है। दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर at the home numerous animals. These vegetations in the middle latitudes are covered by short shallow rooted grass which are oftenly grow in bunch। और इसमें जो एक बंच वाली जो फैलने वाली घास होती है, इसमें इस तरह की वेजिटेशन होती है, उनको बोलते हैं स्टेपीज। Next one is these are tropical grassland with a few drought resistant tree and are the home of various animals। इनमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं, इनको बोलते हैं सवाना। Next one is these are upland regions in the temperature grassland that have low growing vegetation on acidic soil and experience heavy fog। यहाँ पे fog बहुत ज़्यादा होती है और जो मिट्टी होती है that are called moorlands। Okay, student, in your SST book the vegetations are given very clearly and in detail, so you have to learn all these vegetation from your SST book and from your GK book for your exam। Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura। Student, in the previous video we were just doing our revision part from chapter 1 to 7, so almost we have completed our revision part. So today we are just going to start from the class 8 the new chapter, that is chapter number 8. So let us start. So student, let us start. The chapter name is My Brother, My Brother, मेरा भाई मेरा भाई। शेर सिंह वॉज अ फियरलेस बॉय। शेर सिंह जो है निडर लड़का था। ही कैरिड हिज एलिंग ब्रदर टू द हॉस्पिटल फॉर अवे फ्रॉम देयर विलेज। वो अपने बीमार भाई को जो है हॉस्पिटल लेके गया, जो कि बहुत ही दूर था गांव से। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने जान बचाई। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़िए, एंड लर्न हाउ he did the miracle। इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि कैसे उसने ये चमत्कारी काम किया। देखिए फर्स्ट, शेर सिंह himself was only about 12 years old। शेर सिंह जो है वो खुद सिर्फ 12 साल का था। He was small but always cheerful। वो छोटा जरूर था लेकिन हमेशा हंसता रहता था। A child of the jungle, यानी कि जंगल के पास रहने वाला लड़का। His only brother was several years younger, और उसका जो छोटा भाई था वो काफी साल से छोटा था। There had been other children, और वहाँ पे उसका दूसरा भी जो है बच्चे थे। Of course, but they were dead। उसके और भी बच्चे हुए लेकिन वो जो है मर गए। Cried off by cholera and influenza, यानी कि वो हैजा और जो है एक अजीब तरह के बुखार की वजह से उनकी मौत हो गई। Now there was only शेर सिंह and his little brother Kanwar। अब जो है उसके बाद सिर्फ उसका ये दो ही बच्चे थे, जो एक तो शेर सिंह और दूसरा कन्वर। His little brother lay in the hut with acute pain in his stomach। अब जो उसका छोटा भाई था वो जो है झोपड़े में लेटा हुआ था, बहुत ही असहनीय दर्द से, पेट के दर्द की वजह से। That was getting worse, और वो पेट का दर्द जो है बढ़ता ही जा रहा था, असहनीय हो रहा था। His mother, उसकी मदर did not weep, उसकी माँ रोई नहीं। She had lived, thought everything over and over again। उसने जो है जो उसको लगा वो सारा जो है उसने कोशिश की कि उसका दर्द कम हो सके। I will wring out Frank
in boiling water and lay them on your stomach. मैं जो है गर्म कपड़ा लेकर के उसे रोल करके और उसके बाद इसके पेट पर लगाती हूँ गर्म पानी से. She said, उसने कहा. The streaming rag did not help. और उस जो है गर्म कपड़े ने भी उसकी जो है कोई सहायता नहीं की. After a while, और कुछ ही देर में, शेर सिंह मदर said, शेर सिंह की मदर ने कहा, he must be carried to the hospital at कालीघाट. अब जो है हमें इसे आखिर में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जो कि कालीघाट पर था. Then शेर सिंह thought, उसके बाद शेर सिंह ने सोचा that his brother was dying, कि उसका भाई मर रहा है. All jungle people knew, सभी जंगल में रहने वाले लोग ये जानते थे that the hospital was the last resort of the doomed, यानी कि उस मरते हुए इंसान का जो है आखिरी उम्मीद सिर्फ हॉस्पिटल ही था जहाँ पे जाकर के उसकी जान बचाई जा सकती थी. I will run for my father, मैं अपने जो है पापा के लिए भागा. He cried in desperation, वो जो है घबराहट में जो है भागता हुआ बोला कि मैं पापा को बुलाकर लाता हूँ. It may be days before you find him, his mother said calmly, उसकी मदर ने जो है निर्ममता पूर्वक कहा कि शायद तुम्हें अपने पापा को ढूंढने में दिन लग जाए. शेर सिंह's father was renowned as शेर सिंह बहादुर. अब जो है शेर सिंह के पापा जो है शेर सिंह को बहादुर के नाम से बुलाते थे. द ब्रेव, यानी कि बहादुर बच्चा. थ्रो आउट द एरिया, थ्रो मतलब कि पूरे एरिया में उसे बहादुर के नाम से बुलाते थे. He was a great hunter and the little Bahadur was added to his name to command his courage and bravery. अब जो है यहाँ पे ये जो शेर सिंह था ये एक ग्रेट हंटर था जो बहुत ही लिटिल ब्रेवियर के बहादुर के नाम से इसको सभी जो है बुलाते थे क्योंकि उसके अंदर बहुत ही करेज और ब्रेवरी यानी कि बहादुरी और साहस उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था. He lived his life in लाडवानी विलेज. अब ये है इनका विलेज का नाम है इसका लाडवानी. और grazing his animal and cultivating his small piece of land. अब वो जो है पशुओं को चराकर और छोटा सा जो हिस्सा था जमीन का जिसे वो हल जोत कर अपना गुजारा करते थे. But whenever an expedition team entered into the jungle in search of big game, either to shoot or photograph them, they sent for his man Bahadur the Brave. अब जब कभी भी उस एरिया में कोई भी बंदा बाहर से आता था चाहे वो जंगल में जो है कोई बड़ा गेम खेलने के लिए या कुछ ढूंढने के लिए या कोई चीज को शूट या फोटोग्राफ करने के लिए तो जो है वो अपने इस बहादुर द ब्रेव यानी कि शेर सिंह को वहां उसके पास भेज देते थे. सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहीं तक बताऊंगी और आपको करना क्या है सेम एज यूजुअल आपको ये जो है वीडियो देखनी है और इसमें से जो आपको लगे कि आपको सही समझ में नहीं आ रहा है वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको जो है डिक्शनरी की हेल्प से उसे ढूंढिए और अपनी कॉपी में नोट कर लिए और इसका आपको रीडिंग भी लगानी है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. आपको हमेशा जो मैं पहले बताती आई हूँ व्हाट यू हैव टू डू सेम एज यूजुअल you have to just share the video, like the video and subscribe the channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care.